नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस की करंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए जून 2022 से महत्वपूर्ण 5 करंट अफेयर्स का विस्तृत विश्लेषण लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, यह पंचामृत सीरीज प्रत्येक माह के प्रत्येक 5 दिन के बाद प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण 5 करंट अफेयर्स की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की जाएगी। यह पंचामृत सीरीज इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों को करंट अफेयर्स में एक महारत हासिल हो सके। आइए आज की इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग महत्वपूर्ण 5 करंट अफेयर्स का विस्तृत विवरण देखेंगे, जिसमें पहला है पीएम श्री स्कूल क्या है, दूसरा है हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है, तीसरा है आरपीएफ का ऑपरेशन महिला सुरक्षा क्या है, चौथा द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत के कितने संस्थानों ने प्रतिनिधित्व किया, तथा पांचवा है भारत और इजराइल के बीच रक्षा समझौता विजन स्टेटमेंट क्या है। आइए एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण को देखते हैं। पीएम श्री स्कूल क्या है? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विद्यालय शिक्षा की वह आधारशिला है जिस पर भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनेगा। हम पीएम श्री स्कूलों का गठन कर रहे हैं। यह स्कूल छात्रों का भविष्य बनाने के लिए हर सुविधा से लैस होगा। केंद्रीय मंत्री हैं ये धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। केंद्र सरकार छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है और ये स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रयोगशाला के रूप में काम करेंगे। गुजरात के गांधीनगर में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान पीएम श्री स्कूलों की घोषणा की। इस कार्यक्रम में 32 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भाग लिया, जबकि तमिलनाडु ने इस बैठक का बहिष्कार किया। तमिलनाडु सरकार के द्वारा विरोध करने का प्रमुख कारण तो यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा नीतियां बना दी जाती है और राज्यों को सुपुर्द कर दी जाती है। उसके मुताबिक उसे फंड मुहैया भी कराया जाना चाहिए, तभी कोई भी प्रोग्राम केंद्र सरकार के द्वारा जो संचालित की जाती है उसका क्रियान्वयन उचित तरीके से किया जाएगा या ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। अन्यथा जो भी नीतियां बनेगी वो केवल कागज पे ही बनकर रह जाएगी। मुख्य बिंदु है शिक्षा मंत्री द्वारा भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीएम श्री स्कूलों के रूप में भविष्य के बेंचमार्क मानकों को बनाने के उद्देश्य से शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अपनी प्रतिक्रिया साझा करने का आग्रह किया गया है। सभी राज्यों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा भी की है। केंद्र सरकार की यह मंशा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को चरणबद्ध तरीके से 2040 तक पूरे देश में लागू किया जाए, लेकिन यह राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसे भी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल करके ही इस पर नीतियां बनाएं और एक साझा समन्वय स्थापित करें, ताकि जो भी नीति एजुकेशन से लेकर के बनाई जाए या अन्य समवर्ती सूची से संबंधित कार्य योजना तैयार की जाए सरकार के द्वारा, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों का समन्वय स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। पीएम श्री स्कूलों की संरचना क्या होगी? शिक्षा मंत्री ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम ECCE, शिक्षक प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा, स्कूली शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने और मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देने पर बल दिया। ये वे उपाय हैं जो 21वीं सदी के वैश्विक नागरिक को प्रशिक्षण देने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सम्मेलन में संचरित तरीके से सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों से अनुभव और ज्ञान साझा करने से NEP 2020 के अनुरूप देश के सीखने के परिदृश्य को ऊपर उठाने में मदद मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का यदि पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन भारत पे हो जाता है तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी पर वैश्विक संस्थानों के द्वारा बेरोजगारों की फौज उत्पन्न किए जाने का जो धब्बा बार बार लगाया जाता है, यह धब्बा शायद समाप्त हो जाए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है?
नवंबर 2021 में शुरू किए गए हर घर दस्तक अभियान से अनुभव और सीख को शामिल करते हुए हर घर दस्तक 2.0 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक लागू किया जाएगा। हर घर दस्तक 2.0 अभियान का उद्देश्य है डोर टू डोर अभियानों के माध्यम से पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक के लिए पात्र जनसंख्या समूहों को टीकाकरण और कवर करना है। हर घर दस्तक अभियान जो है, हर घर दस्तक अभियान ये कोविड-19 महामारी से बचाव रोकथाम के लिए टीके का प्रचार प्रसार करना है। 1 जून 2022 को हर घर दस्तक 2.0 अभियान पूरे देश में शुरू हुआ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र लाभार्थियों को पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त हो। यह अभियान 12 से 14 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण और 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए एहतियाती खुराक पर विशेष ध्यान देता है। यह 2 महीने तक चलने वाला घर घर अभियान है जो 1 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। साथियों, किसी भी संक्रमण से तभी बचा जा सकता है जब उसके बारे में पूरी जागरूकता पूरे देश में या प्रत्येक नागरिक तक फैलाई जाए। पहला हर घर दस्तक अभियान कब आयोजित किया गया था? इसका आयोजन नवंबर 2021 में पूरे देश में चलाया गया था। इसमें 193.6 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 96.3% लोगों ने कम से कम एक टीकाकरण खुराक प्राप्त की है और 86.3% लोगों ने दोनों खुराक प्राप्त की है। जनता और सरकार को मिलकर के इसे और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। यह कार्य केवल सरकार की नहीं है और यह कार्य केवल जनता की भी नहीं है। दोनों मिल करके जब यह कार्य करेंगे तभी किसी भी महामारी या किसी भी वैश्विक या राष्ट्रीय स्तर की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। यह अभियान क्यों लॉन्च किया गया? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की धीमी गति पर चिंता जताई। इसलिए 20 मई को मंत्रालय ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को सभी ब्लॉकों, जिलों और गांवों के लिए विस्तृत योजनाओं के साथ 2 महीने का हर घर दस्तक 2.0 अभियान चलाने की सलाह दी है। इस अभियान का उद्देश्य डोर टू डोर अभियानों के माध्यम से देश भर में सभी पात्र जनसंख्या समूहों को पहली, दूसरी और एहतियाती खुराक का टीकाकरण करना है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई ACB 14,401 क्या है? आंध्र प्रदेश के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी द्वारा ACB 14,400 नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो इसका फुल फॉर्म है। ACB एंटी करप्शन ब्यूरो 14,400 इसका नाम है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ने डेवलप किया है। इस ऐप के माध्यम से लोग राज्य के किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले लोग एक टोल फ्री नंबर 14,400 के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते थे, लेकिन इसमें साक्ष्य जमा करने का माध्यम नहीं था। इसलिए ACB दर्ज मामलों को सुलझाने में सक्षम नहीं हो सका क्योंकि दोषियों को दोषी ठहराने या मामले की जांच करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। पिछली प्रक्रिया में कठिनाई को देखते हुए CM ने अधिकारियों को एक ऐसा ऐप विकसित करने का निर्देश दिया जिसके माध्यम से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके और राज्य के लोगों के लिए एक आसान समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके लोग भ्रष्टाचार के किसी भी मामले की रिपोर्ट करते समय वीडियो, ऑडियो और छवियों जैसे सबूत संलग्न कर सकते हैं। यह ऐप कैसे काम करता है? ACB 14,400 ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसके माध्यम से पंजीकरण किया जा रहा है और एक बार पंजीकृत होने के बाद ऐप उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। इस ऐप में 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो ऑडियो, फोटो या वीडियो को लाइव रिकॉर्ड करना और तुरंत शिकायत दर्ज कराना। एक अन्य तरीका वीडियो, फोटो, दस्तावेज साथ ही अन्य सबूत भेजना और शिकायत दर्ज कराना। 2 तरीका है इसका।
अगला प्रश्न देखते हैं, आरपीएफ का ऑपरेशन महिला सुरक्षा क्या है? रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के गिरोह के जाल में फंसने से बचाया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यह ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ और 31 मई को समाप्त हुआ। 3 मई से 31 मई 2022 तक यह अभियान चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा। यह महीने भर का ऑपरेशन महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस ऑपरेशन में रेलवे पुलिस के जवानों की वीरतापूर्ण कार्रवाइयां देखी गई, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इस अभियान के दौरान महिला आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 7,000 से अधिक लोगों को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। साथ ही आरपीएफ ने 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार होने से भी बचाया है। रेलवे की ओर से मेरी सहेली नाम का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मेरी सहेली का पहल क्या है? ट्रेनों में सफर के दौरान महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के मकसद से रेलवे की ओर से यह पहल चलाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य उन महिला यात्रियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपनी पूरी यात्रा ट्रेन से कर रही हैं। यह अखिल भारतीय पहल है। अगला प्रश्न है, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत के कितने संस्थानों ने प्रतिनिधित्व किया? टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की लिस्ट जारी कर दिया गया है। इस लिस्ट में उन शिक्षण संस्थानों के नाम शामिल हैं जो एशिया में बेस्ट हैं। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का लिस्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें 100 यूनिवर्सिटी में भारत के सिर्फ 4 संस्थान ही शामिल हैं। 1 जून 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नवीनतम संस्करण जारी किया गया। इस रैंकिंग के 2022 संस्करण में पूरे एशिया के 31 देशों और क्षेत्रों के 616 विश्वविद्यालय शामिल हैं। 2022 की इस रैंकिंग में भारत तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, जिसमें भारतीय 71 संस्थान शामिल हैं। 2021 में 62 संस्थान शामिल थे। इस सूची में शीर्ष क्रम का विश्वविद्यालय कौन सा है? इस सूची में शीर्ष 50 में जगह बनाने वाला एकमात्र संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर है, जिसका 42वां स्थान है। JSS अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ने इस सूची में 65वें रैंक के साथ अपनी शुरुआत की। इसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ को 68 रैंक प्राप्त हुआ और IIT इंदौर को 87वां रैंक प्राप्त हुआ। इस सूची में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन है? इस सूची में जापान सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। इस साल 118 संस्थानों को इस सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शीर्ष 2 विश्वविद्यालय लगातार तीसरे वर्ष चीन से हैं। वे सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय है, जो क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। इस सूची में 97 मुख्य भूमि चीनी विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है, भारत और इजराइल के बीच रक्षा समझौता विजन स्टेटमेंट क्या है? भारत और इजराइल के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और अधिक गहरा करने के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, ताकि दोनों के बीच रक्षा सहयोग को काफी और मजबूत किया जा सके। इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैट्स के बीच समझौता हुआ और हस्ताक्षर हुए। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में और अधिक निवेश की आवश्यकता पर बल दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इजराइल एक तकनीकी महाशक्ति है, जबकि भारत एक औद्योगिक महाशक्ति है। इस प्रकार दोनों देशों के बीच सहयोग व्यक्तिगत क्षमताओं के विस्तार में मदद करेगा। भारत और इजराइल समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसमें आतंकवाद और सीमा सुरक्षा से लड़ना शामिल है। इसलिए दोनों देश मिलकर काम करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे। भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों मंत्रियों के बीच एक आशय पत्र का भी आदान प्रदान किया गया है।
मंत्रियों ने एक सहयोग समझौते पर भी चर्चा की, जिस पर भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच विकासात्मक और तकनीकी सहयोग के विस्तार को सक्षम बनाने में मदद करेगा। साथ ही मंत्रियों ने इस बारे में भागीदारी पर भी चर्चा की। सैन्य प्रशिक्षण, रक्षात्मक क्षमता, मानव रहित हवाई वाहनों UAVs पर केंद्रित तकनीक का सहयोग। भारत अपना डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए भारत को इजराइल से रक्षा संबंधी मजबूत समझौते करना अत्यंत आवश्यक है। अक्टूबर 2021 में इजराइल और भारत ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 10 साल का रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमति व्यक्त की थी। 27 अक्टूबर 2021 को तेल अवीव, इजराइल में आयोजित द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर भारत इजराइल संयुक्त कार्य समूह JWG की 15वीं बैठक में इस पर सहमति बनी थी। यह JWG दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन और समीक्षा करने वाली शीर्ष संस्था है। इसके अलावा संसाधनों के कुशल उपयोग, प्रभावी प्रौद्योगिकी प्रवाह और विभिन्न औद्योगिक क्षमताओं को साझा करने के लिए रक्षा उद्योग सहयोग पर एक उप कार्य समूह का गठन किया गया था। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।